यह एक क्वेश्चन है। इसके पहले सेंट्रल एक्सिस से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम किया है। कैसे सेंट्रल एक्सिस के प्रॉब्लम्स को करेंगे उसकी आइडिया को हम लोग समझ रहे हैं। अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर एक बार हम लोग विचार करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसमें क्या दिया है, क्या लाना है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिया गया है फोर्सेस कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। ये तीन फोर्स है एक्ट एलॉन्ग थ्री लाइंस, यानी कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये तीन फोर्सेस है। यहाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के एलॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट का सम नहीं है। ये दिया गया है फोर्सेस कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। अब तक जो हम लेते हैं वो एक्स एक्सिस के अलावा जितने भी फोर्सेस है सबका जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमारा कैपिटल एक्स, वाई के अलावा जो होता है वो कैपिटल वाई। लेकिन ये अतिरिक्त है, ये आगे क्लियर भी किया है कि फोर्सेस कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एक्ट एलॉन्ग थ्री लाइंस। ये तीन लाइन के अलावा ये तीनों फोर्स वर्क कर रहे हैं। और लाइन कौन सी है? गिवन बाय द इक्वेशंस। एक लाइन यह, यानी यह जो लाइन है इसके अलावा फोर्स एक्स एक्सिस पहला, और जो दूसरा फोर्स है वो इस लाइन के अलावा, और जो तीसरा फोर्स है वो इस लाइन के अलावा। यानी ये तीन फोर्स, जैसे हम लोग पी क्यू चाहे एफ फोर्स लेते रहे हैं, तो वैसे तीन फोर्स कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड ये दिया है। और ये तीनों तीन लाइन के अलावा वर्क कर रहे हैं, जिसमें पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये दिया गया है। फिर प्रूफ क्या करना है कि प्रूव दैट द पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंज, जो इक्विवेलेंट रेंज होगा उसका जो पिच होगा वो पिच इतना होगा, ए वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन के दो पार्ट हमको प्रूव करने हैं। पहला तो ये जो दिया है कि कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड ये तीन लाइन के अलावा वर्क करने वाले फोर्स है, न कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा सभी फोर्सेस के कंपोनेंट का सम है। फिर हमको पहला पार्ट जो दिखाना है कि जो इक्विवेलेंट रेंज होगा, अभी हम इक्विवेलेंट रेंज पे डिस्कस करेंगे, तो क्या क्या दिखाना है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेंज जो होगा उसका जो पिच होगा वो आपका जितना होगा, ये पहला पार्ट हमको प्रूव करना है। दूसरा, इफ द रेंज रिड्यूसेस टू ए सिंगल फोर्स, जो हमारा रेंज है वो यदि सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए तब हमको दिखाना है कि लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स होगा यानी रेंज है और रेंज में हमारा कपुल और सिंगल फोर्स दोनों होता है, उसमें ये कह रहा है कि रेंज में कपुल जीरो हो जाए, यानी सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हमारा कपुल जीरो हो जाए। तब हमको ये दिखाना है कि तो जो आर का लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इस पर लाई करेगा, या लाइन ऑफ एक्शन का जो लोकस होगा वो हमारा ये जो हाइपरबोलॉइड है एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू एक्स वाई जेड, इस पर लाई करेगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो अभी जो दिया गया उस पर हम लोग डिस्कस करें कि एक फोर्स कैपिटल एक्स दिया गया है इस लाइन के अलावा। अब जरा इस लाइन पे विचार करो, एक एक पॉइंट जो हम लोगों को कंसीडर करना है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो लाइन का इक्वेशन बीएससी 1 के ज्योमेट्री में आया हुआ है कि वो दो फॉर्म होता है लाइन का इक्वेशन का। एक सिमेट्रिकल फॉर्म, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में ऐसा होता है कि यदि कोई भी लाइन पर एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो दिया गया हो, तब उसका इक्वेशन यदि अल्फा बीटा गामा से वो पास करे और डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो, तो एक्स माइनस अल्फा बाई एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन, ये उस लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन होता है। और दूसरा लाइन का इक्वेशन होता है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है कि यदि दो प्लेन रहें और दो प्लेन के इक्वेशन को एक साथ रख दे, तब वह दो प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक लाइन को। और कैसी लाइन कि दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो आएगा उसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा।
जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सपोज कर लो कि आपका यह एक प्लेन है, यह एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट किए। तो जब दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको इसके इंटरसेक्शन से यह एक लाइन मिल गया। तो इस लाइन का इक्वेशन यदि यह प्लेन और इस प्लेन के इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे तब ये दो प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन आएगा उसी का इक्वेशन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो हमारा दिया गया है वो यह लाइन ये y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 में क्या है कि जैसे आपका यह x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस है, x z, और यह हमने y ले लिया क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तीन एक्सिस हो गए। अब इसमें जो यह एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, इसी एक्स वाई प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो z इक्वल टू 0 होता है। तो यदि यह एक्स वाई प्लेन जिसका इक्वेशन z इक्वल टू 0 होगा, तो यदि इस प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन हो जो इस z एक्सिस पर मान लो तुम्हारा 5 डिस्टेंस पर है, तब उसका इक्वेशन हो जाएगा, यानी यह प्लेन एक्स वाई प्लेन इसी प्लेन का पैरेलल z इक्वल टू 5 डिस्टेंस पर है, तो यह प्लेन और इसके पैरेलल और दोनों के बीच का डिस्टेंस 5, तो यानी z इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन और z इक्वल टू यदि k आ गया तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन जो k डिस्टेंस पर हो, तो ये हमारा हुआ। तब यहाँ आपका एक इक्वेशन दिया गया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो अब देखो ये हमारा x y और z, तो y इक्वल टू 0 में यह प्लेन हो गया, y इक्वल टू 0, यानी x z यह प्लेन y इक्वल टू 0 एक प्लेन हो गया। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन, एक प्लेन हमारा ये है और दूसरा प्लेन ये है, दोनों के इंटरसेक्शन से जो यह लाइन मिल रहा है उसी लाइन के लॉन्ग एक्स एक्सिस वर्क करेगा। और जो हमारा यह दूसरी लाइन है, एक प्लेन z इक्वल टू 0 और एक प्लेन x इक्वल टू a, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा इस लाइन के लॉन्ग हमारा फोर्स y वर्क करेगा। और फिर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू b, जो ये दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा उस लाइन के लॉन्ग हमारा फोर्स z ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले जब हमको सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन, और इसमें सेंट्रल एक्सिस कोई पूछा नहीं है, लेकिन सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना हो, और चाहे सेंट्रल एक्सिस छोड़ो, यदि हमको जितने फोर्सेस हैं वो जिस लाइन के लॉन्ग वर्क कर रहे हैं तो उसका x के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना हो, y के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना हो और z के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना हो, और फिर उस फोर्स का x के अबाउट मोमेंट जो कैपिटल L से डिनोट करते हैं, y के अबाउट मूवमेंट जो हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और z के अबाउट जो कैपिटल L से डिनोट करते हैं, इसको निकालने का जो तरीका हम लोगों ने पीछे जाना है उसमें ये जाना है कि जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स वर्क करे उसका इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालना। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में निकालने से क्या होता है कि उस पर एक पॉइंट मिल जाता है, x माइनस अल्फा बाई एन इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन। ये लाइन जो सिमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा तो ये अल्फा बीटा गामा से पास करेगा और रियल एम उस लाइन का डायरेक्शन को साइन हो जाएगा। तो जब डायरेक्शन को साइन मालूम हो जाता है तो उस फोर्स में एल से प्रोडक्ट करते हैं तो उसका एक्स एक्सिस के लाइन कंपोनेंट आ जाता है, उसी में एम से प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा वाई के लाइन कंपोनेंट आता है, वैसे एन से करोगे तो उसका जेड के लाइन कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमको जो भी फोर्स हो और जिस लाइन के लाइन वर्क करें तो पहला काम उसका हम इक्वेशन निकालते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में। सिमेट्रिकल फॉर्म में जब तक नहीं निकलेगा तब तक उस पर एक पॉइंट और ये आपको मालूम नहीं होगा। तब आप क्या कर लो कि जो ये नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया गया इक्वेशन उसको पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, ये फर्स्ट वन। अब उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, तो उस सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करने का जो तरीका है लिखने के लिए, तो तुमको
वो 1 सेकंड में उसको लिखना जान जाओगे, महत्वपूर्ण ये नहीं है वो चीज कैसे आ रही है वो समझ लो। लिखने के लिए तो जो ट्रिक बताएंगे उससे तुम लिख लेना, लेकिन पहले ये जो 2 प्लेन है इसके इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखें, इस वर्ग को समझना है। तो पहले देखो कौन कौन सा प्लेन है। तो आपका यदि x इक्वल टू एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई में z नहीं है, इसका मतलब उस प्लेन का इक्वेशन z इक्वल टू 0, यानी z इक्वल टू 0 है तो z को छोड़ दो, जो बाकी बचा वो प्लेन। यदि आपका y इक्वल टू 0 हो जाए ये y, तो जिसमें y नहीं है यानी x z यह प्लेन हो जाएगा। तो अब 2 कौन कौन से हैं, y इक्वल टू 0, तो एक आपका यह प्लेन x z यह, और दूसरा z इक्वल टू c, z इक्वल टू c। तो z इक्वल टू c का मतलब ये z इक्वल टू 0 जो एक्स वाई प्लेन है उसके पैरेलल c डिस्टेंस पर एक प्लेन, ठीक है ये। तो आपका अब ऐसे समझो कि यह आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और इसका इक्वेशन z इक्वल टू 0, एक्स वाई पर प्रत्येक पॉइंट z का 0 होगा तो z इक्वल टू 0। इसी के पैरेलल z इज इक्वल टू c पर, अब देखो ये हमारा प्लेन, इसी के पैरेलल इससे c डिस्टेंस पर यह प्लेन होगा। तो हमारा यह z इक्वल टू 0 ये प्लेन है ये, लेकिन z इक्वल टू c क्या है, z इक्वल टू c हमारा इस प्लेन के पैरेलल c डिस्टेंस पर। तो एक z इक्वल टू c यह प्लेन हो गया, और यह y इक्वल टू 0 यानी यह एक्स जेड प्लेन हो गया। तब देखो जो 2 प्लेन हुए वो हमारे कौन कौन से हुए, तो एक प्लेन यह हुआ जो आपका एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है c डिस्टेंस पर, तो z इक्वल टू c ये प्लेन हो गया। और ये y है तो y इक्वल टू 0 यह जो हमारा ब्लैक बोर्ड वाला है वो, तो दोनों के इंटरसेक्शन से यही लाइन मिलेगा, ठीक है। यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन से आपको ये लाइन मिल जाएगा, यह लाइन, समझ में आई बात। तब इस लाइन का तुमको सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो इस पर पॉइंट और एक इसका डायरेक्शन कोसाइन। तब आप देखो ये जो लाइन है, यह लाइन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये z इक्वल टू 0 यह प्लेन है, और z इक्वल टू c ये प्लेन हुआ, ये प्लेन, और y इक्वल टू 0 जो हमारा यह एक्स जेड ब्लैक बोर्ड है वो प्लेन हुआ। तो यह प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से यही लाइन मिल गया। तो जो ये लाइन हुआ जो यह एक्स एक्सिस है उसी के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हमको पता है 1 0 0, और जिसका हमको डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो उसके पैरेलल लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन वही। तो इसका मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन हुआ 1 0 0, तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन इसका मिल गया 1 0 0, इसका डायरेक्शन कोसाइन। अब इस लाइन पर एक पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट देखो ये z इज इक्वल टू c, ये डिस्टेंस c है, z इक्वल टू c चाहिए। हमारा x एक्सिस के पैरेलल लाइन हुआ, इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिला वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, और x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होता है, तो पैरेलल लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, इसलिए 1 0 0 ये हो गया। अब देखो ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट से, इसका कोऑर्डिनेट निकालो। तो देखो ये z एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है वो c है, क्योंकि इसके c डिस्टेंस पर इसके पैरेलल है, तो ये हमारा c है, z c है। तो इसका और किसी x एक्सिस पर y और z 0 होगा, और y एक्सिस पर x और z 0 होगा, z एक्सिस पर x और y 0 होगा। इसका मतलब यह जो पॉइंट हुआ, यदि इसको ये भी हम लाइन ले लें तो इसका कोऑर्डिनेट जो हुआ वह 0 0 c, 0 0 c क्यों,
क्योंकि जेड एक्सिस पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और यह जेड एक्सिस पर सी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0 0 सी। अब इसका पॉइंट भी मिल गया और इसका डायरेक्शन कोसाइन भी मिल गया, इसलिए अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो x माइनस 0/1 इक्वल टू y माइनस 0/0 इक्वल टू z माइनस c/0, ऐसा हम लिख सकेंगे। तो अब ये समझने के लिए आपको बता दिया गया कि ये कैसे आया, लेकिन ठीक तुम समझो कि कैसे तुम अब इसका सॉल्यूशन में इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू 0 z इक्वल टू c इन सिमेट्रिकल फॉर्म इज ए आया x माइनस 0/1 y माइनस 0/0 और z माइनस c/0। देखो ये कैसे आया ये आपको बताया, लेकिन आपको ये समझना न हो, केवल लिख देना हो, तो उसके लिए तो आसान सा वर्क है। देखो जो y है इसमें आपको करना क्या है कि यह y और z जो इसमें है, ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसी के हेल्प से इन दोनों का इक्वेशन लिखेंगे। तो y और z है, इसमें जो नहीं है उसी का डायरेक्शन कोसाइन में 1 आएगा और जो है उसका 0। जैसे देखो ये x नहीं है तो x का 1 आया और जो है उसका 0, ठीक है। ये अब जो नहीं है, जैसे यहाँ x नहीं है और y आपका 0 है, तो जो नहीं है उसका भी 0 और जो है उसका y कोऑर्डिनेट। x नहीं है तो x कोऑर्डिनेट 0, y 0 ही है और z c है, तो यानी इस पर जो पॉइंट मिलेगा 0 0 c, यानी x से 0 सब्जेक्ट होगा, y से 0 होगा और यह z माइनस c, ठीक है। तो ये तो आपको अभी जो हमने बताया कैसे आया वो बताया, लेकिन इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? सिमिलरली इक्वेशन ऑफ प्लेन z इक्वल टू 0 x इक्वल टू a and x इक्वल टू 0 y इक्वल टू b can be written in a symmetrical form और अब देखो क्या है, इसको लिखना है, इस सब हो गया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखो जब दो प्लेन एक साथ ले लिए जाएंगे तब वो दो प्लेन नहीं होगा, तब वो एक लाइन होगा। तो इसलिए यह लाइन, ये दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा उस लाइन का इक्वेशन। अब जो ठीक आपने यहाँ से समझा उसी का यूज इसमें करोगे तो देखो इसमें y नहीं आया है, तो y का डिनोमिनेटर जो आएगा वो 1 और शेष का 0, और कोऑर्डिनेट में क्या हुआ, x का कोऑर्डिनेट a और y नहीं है तो 0 और z नहीं है तो 0। इसका मतलब इसका इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो यह x माइनस a बाई 0, y माइनस 0/1 और z माइनस 0/0, ये हो गया, ठीक है। ये एंड ये इसका हुआ। अब इसमें देखो ये x y है, z नहीं है, तो z का डिनोमिनेटर 1 देगा, तो यहां से यह x माइनस 0 बाई 0 और यह y माइनस b बाई 0 और z नहीं है तो z माइनस 0/1,
ये सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखने का जो वर्क है वो तो तुम इजीली आप समझ गए कि जो आपका प्लेन है y इक्वल टू 0 z इक्वल टू c, तो इसका जो डायरेक्शन को साइन लिखेंगे तो जो नहीं आया है उसका 1 और जो दिया है उसका 0, और जो पॉइंट है जिससे वो पास करेगा तो जो नहीं दिया है उसका 0 और जो दिया है उसका जो है वही, यानी y का 0 ही है और z का c है, यानी जो नहीं है उसका 0, y का 0, z का c, 0 0 c, ये पॉइंट। इसी तरीके से इन दो का यूज करते हुए हम यह लिख सकेंगे रिस्पेक्टिवली। तो अभी इस क्वेश्चन का एक वर्क किया, वो वर्क क्या किया है कि जो ये 3 लाइन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिए गए हैं उनको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा। अब ये क्यों लिखा गया? क्योंकि हमको जब कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, वो कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z क्या कि फोर्सेस का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का सम जब हम लेंगे तो उसके लिए उस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका डायरेक्शन कोसाइन होना जरूरी है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे तो उसका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा, और मोमेंट निकालने के लिए उस पर एक पॉइंट होना जरूरी है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म लिखने से पॉइंट भी आ जाता है। तो ये तो हमको कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z कैपिटल L M N निकालना होगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हमने निकाल लिया। लेकिन अभी भी हमने क्या निकालना उस पर अभी डिस्कस नहीं किया। अभी हमने सिर्फ एक काम किया कि जो लाइन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म था उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ये कैसे किया गया वो आपको बता दिया गया। अब आगे जरा क्वेश्चन में देखो क्या करना है। प्रूव दैट द पिच ऑफ द इक्विवेलेंट रेंज। अब रेंज और पिच दोनों ही पीछे आ चुका है। रेंज क्या है कि पूरे सिस्टम को किसी भी पॉइंट के थ्रू एक सिंगल फोर्स R और एक कपुल G इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जब G को फोर्स R के डायरेक्शन में यदि हम करें तब वो G नहीं, वो G cos थीटा उधर वर्क करता है, और उसी G cos थीटा को हम K से डिनोट करते हैं, कैपिटल K। तो फोर्स R और उस R के अलग जो G cos थीटा हुआ जिसको कैपिटल K से डिनोट किया गया, तो R और K दोनों को एक साथ लेते हैं तो वो रेंज कहलाता है, वो हमारा रेंज कहलाता है। और रेंज का पिच क्या हुआ तो K बाई R, यानी जो K जिसकी वैल्यू G cos थीटा है तो वह K, और जो फोर्स R है तो K बाई R, ये जो आएगा वैल्यू वही हमारा पिच कहलाता है। यानी पिच के लिए आपको कैपिटल K भी चाहिए कैपिटल R भी चाहिए, और कैपिटल R कैसे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी x एक्सिस के अलग जितने भी फोर्सेस उसका कंपोनेंट लो, y के अलग लो, z के अलग लो, उसका स्क्वायर करके सम करो, अंडर रूट लो, तो वो रिजल्टेंट आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा रेंज हुआ। तो जो रेंज है उसका पिच निकालना है, तो पिच निकालने के लिए K बाई R, यानी K चाहिए और R चाहिए। अब K कैसे निकलेगा तो G cos थीटा, G cos थीटा की वैल्यू ही हमारा K होता है। तो अब G cos थीटा कैसे निकलेगा वर्ड को हम देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट, इफ रेंज रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स। अभी देखा गया कि रेंज जब हुआ तो वो R और K दोनों उस लाइन के लागू, तो यानी K 0 हो जाए, K 0 हो जाए तब सिंगल फोर्स बचेगा। तो K 0 हो जाए और तब हमारा जो सिंगल फोर्स है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन जो है तो उसका जो लोकस होगा या वही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, वो जो लाइन होगा वो हमारा इस हाइपरबोलाइड पर लाई करेगा। ठीक है, ये तो हाइपरबोलाइड पे लाई करेगा, इसका मतलब उस लाइन का लोकस इतना होगा। ठीक है, ये तो अब इस वर्क को कैसे करेंगे तो अब देखिए, रेंज जो होता है, रेंज का लाइन ऑफ एक्शन ही हमारा सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। इसमें सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन कहीं निकालने को नहीं कहा गया है, लेकिन जब रेंज को है तो आप ये समझ जाओ कि रेंज सेंट्रल एक्सिस के अलग ही होता है। सेंट्रल एक्सिस क्या है कि जब पूरे सिस्टम को एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर दो
और जो जी है वो जी भी आर के अलांग वर्क करने लगे, तो वही जी का थीटा होता है। और आर और के ये दोनों एक साथ लो तो लाइन रेंज, और वही लाइन यानी जी जब आर के अलांग वर्क करेगा तब वो जो लाइन होगा वही हमारा सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। तो रेंज का लाइन ऑफ एक्शन मीन्स सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस कहा नहीं है, लेकिन ये अंडर उसका कि रेंज जो होगा वो हमारा सेंट्रल एक्सिस के अलग ही होगा। तब हम क्या करेंगे कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालेंगे और उसमें हम ये ले लेंगे कि यह फोर्स सिंगल फोर्स में यानी रेंज सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए, यानी वहां हमारा जी कॉस थीटा 0 हो जाए। तो जी कॉस थीटा 0 हो जाए तब जो सेंट्रल एक्सिस का लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पर लाई करेगा, यानी उसका लोकस ये होगा। ठीक है, ये तो अब एक एक करके, तो पहला वर्ग यानी हमको सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालना ही है। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए कि सभी फोर्सेस का एक्स के अलग कंपोनेंट, वाई के अलग कंपोनेंट, जेड के अलग कंपोनेंट, ये वैल्यू चाहिए। तो अब वो निकालो आप, और क्वेश्चन में इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, तो जब जरूरत पड़ेगी तो फिर लिखेंगे, लेकिन अभी हम इसको मिटा रहे हैं। तो उसका कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हो कि आप कोऑर्डिनेट लिखते हो। तो पहला जो लाइन है वो 0 0 और सी, इस पॉइंट से लाइन पास किया और इसके डायरेक्शन कोसाइन में जो फोर्स है उससे मल्टीप्लाई करो। तो एफ में जब एल से करोगे तो वह x1 देगा, एफ में यम से करोगे तो y1 देगा, और यफ में यन से करोगे तो z1 देगा। तो इस लाइन के लाइन जो फोर्स है वो यफ नहीं है, उसको कैपिटल एक्स दिया गया। तो यानी कैपिटल एक्स इंटू 1 ये आपका इसका x कंपोनेंट हो गया, और कैपिटल एक्स इंटू 0 ये इसका y कंपोनेंट हो गया, और कैपिटल x इंटू 0 ये आपका इसका z कोऑर्डिनेट हो गया। तो पहला फोर्स के लिए जिस पॉइंट से वो पास करे उसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और ये इसके अलग जो फोर्स है उस फोर्स से इसके एल से प्रोडक्ट करोगे तो इसका एक्स के अलग कंपोनेंट आएगा, एम से करोगे तो वाई के अलग कंपोनेंट आएगा, एन से करोगे तो जेड के अलग। इसीलिए तो इसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखा गया इसी वर्क के, तभी हमने कर लिया। अब जो दूसरी लाइन है इसके अलग जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई तो इसका कोऑर्डिनेट लिखो, तो ए 0 0। अब यहाँ 0 कैपिटल वाई और 0, दूसरे लाइन के अलग जो फोर्स है वो वाई है। अब तीसरा 0 बी और 0, ये जिस लाइन से पास किया उसका कोऑर्डिनेट, और ये इसके अलग जो फोर्स है वो फोर्स हमारा जेड है, तो यह 0 0 जेड ऐसा। ठीक है ये। अब आप क्या कर लो कि जो कैपिटल एक्स लिखते हो, और देखो यहाँ कैपिटल एक्स 2 आ गया, दोनों अलग अलग है। ये कैपिटल एक्स इस लाइन के लंग फोर्स है जो हम यफ लेते हैं, और जो हम फार्मूले में कैपिटल एक्स यूज करते हैं वो सभी फोर्सेस का एक्स के अलग कंपोनेंट का सम है। तो ठीक है, तब यहां से लिखो कि अलजेब्रिक सम of all the forces along x axis is equal to, अब इसके पहले हम डायरेक्ट इसको x लिख लिया करते थे। x का मतलब कि सभी फोर्सेस का x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका अलजेब्रिक सम, लेकिन क्योंकि यह कैपिटल x फोर्स के लिए आ गया है F की जगह x, तो अब हमारा वो x a नहीं है, तो अब आप क्या कर लो कि इसका सम निकालो। तो यह x प्लस 0 और प्लस 0, देखो ओकेजनली x एक्सिस के अलग जो कंपोनेंट आया वो यही आया, x ही आया। अब वैसे ही अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस along y एक्सिस,
तो वाई एक्सिस के अलग लोगे तो ये हमारा 0 प्लस यह वाई और प्लस यह 0, ये आ गया हमारा कैपिटल वाई। और फिर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0 प्लस जेड इज इक्वल टू जेड। अब हमने ये वर्क करके दिखाया कि जो फोर्स था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलावा उसका जो कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम है वो वही है जो हम लोग यूज करते रहे। ठीक है, ये तो यह तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड निकला। अब आपको कैपिटल यल एम एन ये निकालना है। अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ all the forces about x axis, इसी को हम डिनोट करते हैं L से। और उसके बाद चूंकि यल नहीं आया है तो यल हमारा सिमिलर मीनिंग, तो यल के लिए क्या करते हो, पहले को छोड़ दो तो यह 0 इंटू 0 ये आ गया, प्लस पहले को छोड़ दो तो 0 इंटू 0 प्लस पहले को छोड़ तो बी जेड और माइनस 0 तो केवल बी जेड, यानी यह आ गया आपका फाइनली बी जेड, एल की वैल्यू बी जेड। ऐसे ही सिमिलरली एम मीन्स वाई के अबाउट, तो अब इसको छोड़ दो तो यह सी एक्स माइनस 0, तो यह सी एक्स अब माइनस 0 हो गया तो 0, फिर इसको छोड़ो तो 0 0 और फिर इसको छोड़ो तो 0 0, यानी ये आया आपका सी एक्स। अब इसके बाद एन आया तो एन की वैल्यू थर्ड वाले को छोड़ो 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 0 हो गया। अच्छा थर्ड को इसको करना है तो यह 0 माइनस 0 0, इसको करना है ए वाई तो यह 0 और प्लस ए वाई और फिर आगे तुम इसको छोड़ोगे तो यह 0 माइनस 0 तो 0, तो ये आ गया ए वाई। इस तरह से तब हमने क्या क्या निकाल लिया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ये वैल्यू निकाल लिया, एल एम एन यह निकाल लिया। अब आपको पहला निकालना है इसका पिच और दूसरा सेंट्रल एक्सिस। यदि फोर सिंगल फोर्स में रेंज रिड्यूस हो जाए तो दूसरे पार्ट पे अभी आते हैं पहला हुआ पिच। नाउ पिच ऑफ द रेंज इज, ये डिनोट करते हैं पी से और फार्मूला होता है के बाई आर, और के हमारा क्या होता है जी कॉस थीटा, यह जी कॉस थीटा और अपान आर ऐसा। अब देखिए यार इस जी कॉस थीटा यानी कॉस थीटा को वैल्यू तुम एल एम एन एक्स वाई जेड इसमें लिखो, तो ये पीछे हमारा वर्क आया हुआ है कि जो रिजल्टेंट आर होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन एक्स बाई आर वाई बाई आर जेड बाई आर, और जो जी होता है उसका एल बाई जी एम बाई जी एन बाई जी, और इसी आर और जी के बीच का एंगल होता है थीटा। तो जो कास थीटा होता है वो वैल्यू, तो यह जी बाई आर इसको रहने दो, और कास थीटा की वैल्यू एल बाई जी इंटू एक्स बाई आर, ठीक है ये, और यहां से प्लस एम बाई जी
और इंटू वाई बाई आर और प्लस एन इंटू जेड, एन बाई जी और जेड बाई आर। एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी, जो जी है उसका डायरेक्शन कोसाइन, और एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, जो आर है रिजल्टेंट फोर्स, उसका ये डायरेक्शन कोसाइन, और दोनों वार और जी के बीच का एंगल ही हमारा थीटा होता है। तो कास थीटा का फार्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ऐसा आता है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि यहां से ये टोटल जो वैल्यू है, तो आर जी टोटल का डिनोमिनेटर आर जी, ये इस चीज से कैंसिल हो गया, और यह आर और यह आर स्क्वायर हो गया, तो यह एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपान आर स्क्वायर। इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा गया? क्योंकि हमारे पास ये थीटा की वैल्यू नहीं है। अब इस थीटा की वैल्यू जो है उसके टर्म में लिखा, तो हम यह एल एम एन एक्स वाई जेड इसके टर्म में लिख लिया। ठीक है ये। अब आप देखिए एल की वैल्यू निकाला गया है, अब उसको रख दो, तो यह एल बी जेड, तो ये वैल्यू हो गया आपका बी जेड, और कैपिटल एक्स जो है वो आपका वही है जो आपका यहाँ एक्स आया है, तो यहाँ से एक्स ये आ गया, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड फार्मूले में जो है ये फोर्स था, लेकिन कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलग निकाला गया तो वही आया। तो अब यहाँ से यह बी जेड एल हुआ, और कैपिटल एक्स जो एक्स एक्सिस के अलग सभी फोर्सेस का सम आया, वो भी कैपिटल एक्स ही आया। तब हमारा ये कैपिटल एक्स। अब यम की वैल्यू सी एक्स और वाई हमारा वाई ही है, और प्लस एन की वैल्यू आया ए वाई, और जेड आपका जेड ही है, और आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर करोगे तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी फार्मूले में यह एक्स वाई जेड होता है, और इस एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें वो एक्स वाई जेड ही है, इसलिए हमारा ये आ गया। तो पहला पार्ट आपका आ गया कि जो हमारा रेंज होगा उस रेंज का जो पिच होगा वह इतना होगा। तो देखो इतना लिखा गया, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है? पहला कि जो तीन फोर्सेस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड थे, वो जिस लाइन के लंग वर्क किए उस लाइन का इक्वेशन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में था, तो पहला काम हमने किया कि उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज किया, फर्स्ट वर्क। सेकेंड वर्क में हमने क्या किया कि इन सभी फोर्सेस का एक्स के अलग अलजेब्रिक सम जिसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं उसका वैल्यू भी कैपिटल एक्स ही आया, वैसे ही हम कैपिटल वाई कैपिटल जेड यह निकाल लिया। फिर हमने यल यम यन ये निकाला, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट, वाई के अबाउट मोमेंट, जेड के अबाउट मोमेंट, तो यल यम यन यह निकाल लिया। तो ये निकालने का वर्क आप पहले प्रॉब्लम से ही सेंट्रल एक्सिस के बाद यही आपका तरीका है। अब इसमें अंतर ये आ गया कि इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसका डायरेक्ट सेंट्रल उसमें जो फोर्स थे उस फोर्स का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन था, ये हमारा नॉन सिमेट्रिकल में था, तो उसको सिमेट्रिकल में बदलना पड़ा, तो ये वैल्यू निकाल लिया गया। अब इसके बाद आपको पहला पार्ट पूछा जा रहा है पिच, तो पिच की वैल्यू होता है के बाई आर, और के एक्चुअली हम लोगों ने सपोज किया लेकिन वो था जी कॉस थीटा, तो यह जी कॉस थीटा के की वैल्यू है उसको लिख लिया। अब ये हमारा थीटा एंगल हमको मालूम नहीं है, इसलिए कास थीटा की वैल्यू जो नोन है एल एम एन एक्स वाई जेड वो, तो यह जी बाई आर इसको अलग कर दिया, और कास थीटा का ये फार्मूला होता है। अब इससे कैलकुलेट किया एल एम एन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड और आर, इसकी वैल्यू को रख दिया, ये हमारा पहला पार्ट आ गया। तो यही आपको फर्स्ट रिजल्ट दिखाता। अब दूसरा क्या करना है? दूसरा कहा जा रहा है कि जो यह रेंज है, जब रेंज कहा जाए तो आपके दिमाग में तत्काल बात आनी चाहिए कि
वो सेंट्रल एक्सिस उसका लाइन ऑफ एक्शन है और उसके एलांग फोर्स आर वर्क कर रहा है और जी नहीं, जी कॉस थीटा जिसको किस से डिनोट कर रहा है वह वर्क कर रहा है। तब हमको क्या करना है कि ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल एक्सिस है उस सेंट्रल एक्सिस के एलांग जो हमारा आर और जी कॉस थीटा है, इसमें यदि सिंगल फोर्स आर ही बचे तो सिंगल फोर्स आर कब बचेगा? जब के जीरो हो जाए, यानी जी कॉस थीटा जीरो हो जाए। तो जब जी कॉस थीटा जीरो होगा तब जो रेंज का लाइन ऑफ एक्शन है जिसको हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, वो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी इक्वल टू एक्स वाई जेड, इस पर लाई करेगा, ये हमको दिखाना है। तो सेंट्रल एक्सिस हमारा इस पर लाई करेगा, इसका मतलब सेंट्रल एक्सिस का जो लोकस होगा वो हमारा ये होगा। तो अब सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखो, सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन अगले पार्ट में करना है कि जो रेंज है उस रेंज का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी को सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। रेंज का लाइन ऑफ एक्शन ही सेंट्रल एक्सिस है। तो अब सेंट्रल एक्सिस जो लाइन है वो लाइन इस पर लाई करेगा कब? जब जो आर और के दोनों जो सेंट्रल एक्सिस के लाइन है उसमें के जीरो हो जाए, यानी सिंगल फोर्स रिड्यूस हो जाए, तब के जीरो होगा तभी सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा। तो इस वर्क के लिए हम क्या करते हैं, पहले सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखते हैं। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन आपको मालूम है, यह एल माइनस वाई जेड और प्लस, देखो ये डायरेक्ट बिना कुछ किए सीधे लिख लेने का, एल माइनस, ये पहला है तो पहला एक्स नहीं उसके बाद वाले को लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे लेकिन वो कैपिटल में, और फिर यहाँ माइनस है तो प्लस, और जो स्मॉल में उसको कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल, तो यह जेड कैपिटल वाई और अपान एल पहला है तो यह एक्स हमारा पहला, यहाँ से फिर एल के बाद एम, एम, अब देखो ये वाई है तो वाई के बाद आएगा स्मॉल में जेड और जेड के बाद कैपिटल में कैपिटल एक्स, और अगला इसी को जो स्मॉल में है वो कैपिटल में, जो कैपिटल में है वो स्मॉल में, अपान एम दूसरा है तो यहाँ दूसरा वाई आएगा, और फिर यहाँ से यह एन, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। अब यह वाई था, वाई के आगे जेड, जेड के आगे एक्स, अब एक्स के आगे आपका कैपिटल वाई, और प्लस जो स्मॉल है उसको कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल, और यन तीसरा है तो जेड हमारा तीसरा। और इसकी वैल्यू जहां सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन निकाला गया वहां इसी की वैल्यू आया था पिच। तो हमको जहां पिच की जरूरत है वहां लिखते हैं, जहां नहीं जरूरत है नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा पिच ऐसा आ गया। अब इसमें क्या कर लो कि जो जो वैल्यू दी गई है, ये तो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में एल एम एन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल ई इनकी वैल्यू को रखो। तो रखने पर देखिए क्या आएगा, putting the value of capital X, capital Y, capital Z, L, M and N in above equation. above equation में इनकी वैल्यू को रख दो। तो L की वैल्यू निकाला गया था और मिटा दिया, रुको हम देखते हैं, रुक जाओ। तो यल यम यन ये हमने मिटा दिया था इसलिए उसको हमने लिखा। तो देखो यल की वैल्यू यह बी जेड है उसको लिख लिया, और ये वाई सेंट्रल एक्सिस है, करंट कोऑर्डिनेट है, ए
नहीं हटेगा, ये रहेगा, तभी हमारा ये इक्वेशन होगा। और कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड जो फार्मूले में है उसकी वैल्यू कैपिटल एक्स वाई जेड ही आया है, इसलिए यह जेड क्या और वाई की सेम वैल्यू, कैपिटल एक्स की वैल्यू सेम वैल्यू। एम का हम लोगों ने पीछे निकाला है सी एक्स और ये सेम वैल्यू, और जो एन है उसकी वैल्यू ए वाई माइनस एक्स वाई और प्लस वाई एक्स अपॉन जेड, ये सारी वैल्यूज को जो निकाला गया है वो हमने रख दिया। अब देखो इसमें कहा जा रहा है कि पिच, तो पिच की वैल्यू होता है आपका, यही पिच निकाला गया है, ये पिच अभी निकाला गया है, तो पिच की जो ये वैल्यू है इसको तुम रख दो, तो जब इसको रखोगे तो ये वैल्यू आया यहां से, या पिच की वैल्यू यह पी है तो यह जी के बाई आर, या यह वैल्यू जी कॉस थीटा और बाई आर ऐसा आया था। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू ही हमारा क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू एल एक्स, इसको चेंज कर लो जो दिया है उस फॉर्म में, तब यह वैल्यू ए सेंट्रल एक्सिस सेम वैसे लिखा, केवल जो पिच है उसकी जो वैल्यू दी गई है उस फॉर्म में लिखा, तो यह पिच की वैल्यू देखो यही आया, ये इस फॉर्म में, यहां से लिखो ये, यानी यह एल एक्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और अपान आर स्क्वायर, अच्छा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है। तो इसकी वैल्यू पिच के इक्वल होता है, और पिच में हम जो नोन वैल्यू है उसके फॉर्म में लिखा, तो ये तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखा गया। अब हमको दूसरे पार्ट में करना क्या है कि सेंट्रल एक्सिस के अलांग जो दो वर्क होता है, एक तो फोर्स आर रहता है और दूसरा हमारा के यानी जी कॉस थीटा, तो ये सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए, तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस कब हो जाएगा, जब हमारा के यानी जी कॉस थीटा वो जीरो हो जाए, तो जब जी जीरो हो जाएगा तब हम पीछे एक आर्टिकल किए हैं कि पूरा सिस्टम हमारा सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए तो उसका कंडीशन आता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो, ये आता है। अब यहां से वी नो दैट सिस्टम reduces a single force R if g cos theta, if k is equal to g cos theta is equal to 0. This implies Lx plus My plus Nz is equal to 0. ये हम लोग पीछे एक आर्टिकल में निकाले हैं कि सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए तो कब होता है, जब Lx प्लस My प्लस Nz जीरो हो जाए। तो यानी इस सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन, इसको यदि हम कोई इक्वेशन न दिए हों तो इसको 1 मान लो, और तब क्या कर लो कि ये सेंट्रल एक्सिस इस पर लाई करेगा, लेकिन कब, जब वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए। और सिंगल फोर्स में रिड्यूस होता है तो उसका कंडीशन, कोई भी सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए तो उसका कंडीशन ये होता है, पीछे एक आर्टिकल में आ चुका है, ये जीरो होगा तब। तो यदि जो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन है, तो जो यह पिच की ये वैल्यू है ये हमारा जीरो हो गया, तो यह टोटल पार्ट जीरो हो गया। तो पुटिंग Lx plus My plus Nz is equal to 0 in equation 1. We find तब आपको मिल गया Pz माइनस Yz प्लस Zy अपान कैपिटल X is equal to Cx माइनस Zx और प्लस Xz अपान कैपिटल Y is equal to
ए वाई और माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स अपान कैपिटल जेड इज इक्वल टू 0। इसी की वैल्यू पिच था और पिच की वैल्यू इतना है और सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए, उसका कंडीशन ये 0 हो जाए। तो जब इसको 0 करोगे तो टोटल वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, ये अब आप रिजल्ट के पास आ गए। अब देखो क्या करना है, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, सबका 0 है। अब आप देखो कि ये जो इक्वेशन है और जो यह है ये सेंट्रल एक्सिस है, इसी से हमको इसका लोकस ये हो जाए ऐसा निकालना है। तो देखो क्या इसमें और इसमें फर्क है। ये जो वैल्यू पहले को यदि हम यहाँ लें, इफ बीजेड माइनस वाई जेड प्लस जेड वाई अपान कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। यहाँ आप ध्यान दो कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी 0 के इक्वल, यह वैल्यू भी 0 के इक्वल और ये वैल्यू भी 0 के इक्वल, तीनों 0 के इक्वल है। तो जब पहले को तुम 0 रखोगे तो उससे क्या मिलेगा, तो अब इस कैपिटल एक्स को दूसरे तरफ ट्रांसपोज करो। तो दिस इंप्लाई बी जेड और माइनस वाई जेड और प्लस जेड वाई इज इक्वल टू 0, यह आया। अब करना क्या है, इस बात को ध्यान में रखो। हम ये करेंगे कि जो फोर्स है दो तरह के हैं, स्मॉल में जो है वो कोऑर्डिनेट है और कैपिटल में वो फोर्स का कंपोनेंट। जो रिजल्ट लाना है उसमें कोई फोर्स नहीं है, वो सब हमारा स्मॉल एक्स वाई जेड में है। तब तुम फोर्स की वैल्यू एक तरफ और शेष वैल्यू को एक तरफ करो और तब फोर्स को हम एलिमिनेट करें। तो अब आप देखो यहाँ से कि ये y माइनस बी दिया गया है, तो यहाँ z एक कामन है, z कामन है। इस z को उधर ले जाओ, उधर ले जाने से क्यों उधर ले जा रहा है, क्योंकि तब y प्लस हो जाएगा और b हमारा माइनस आ जाएगा, y माइनस बी है। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से ये y माइनस बी, यह आपका बच गया जेड वाई ये वैल्यू, और उधर जब आप गए तब आपको मिल गया ये जेड कामन वाई माइनस बी, स्मॉल वाई माइनस बी। अब जो कैपिटल में उसको एक तरफ करो, तो यानी यह वैल्यू आ गया आपका वाई बाई कैपिटल जेड और यहाँ से वाई माइनस बी अपान स्मॉल जेड, ऐसा है। अब देखो करोगे क्या, अब टारगेट आप समझ लीजिए, ये वाई बाई जेड किए, अब यह 0 किया गया तो ऐसा आया। अब इसको फिर 0 करो और तब उसमें क्या कर लो कि जैसे ये वाई बाई जेड है तो इसमें तुम्हारा जेड और एक्स आएगा, तो उसमें जेड बाई एक्स, यानी यहाँ जेड डिनोमिनेटर है, तो इसमें जेड को तुम ले जाओ न्यूमरेटर में और तब यह एक्स है तो जेड बाई एक्स ऐसा करो, और फिर इसमें एक्स को न्यूमरेटर में ले जाओ। तो इससे ये होगा कि सबको प्रोडक्ट करोगे तो जो ये न्यूमरेटर में है अगले में वो इसमें डिनोमिनेटर में है, जेड अगले में न्यूमरेटर में आए, प्रोडक्ट होने पर एक कैंसिल हो जाएगा। तो यही वर्क हम करेंगे। तो अब यहाँ से देखो, इसको हमने ले लिया ऐसे, यह फर्स्ट, इसको ले लिया सेकेंड और इसको ले लिया थर्ड, ऐसा है। तो फर्स्ट से हमको ये वैल्यू मिला, अब सेकेंड से देखो क्या, फ्रॉम सेकेंड या सी एक्स माइनस जेड एक्स और प्लस एक्स जेड अपान कैपिटल वाई इक्वल टू 0, प्रत्येक को 0 के इक्वल लेना है। तब यहाँ से y को ट्रांसपोज करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी यह वैल्यू यहाँ से, और x वाले को दूसरी तरफ ले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो z तुम्हारा ये प्लस में है, c हमारा माइनस में है, तो ये इधर आया, तो यह x z
एक्स जेड ए रख लिया, ये वाई को ट्रांसपोज किया तो जीरो हो गया, यह एक्स जेड, और इसको इधर ट्रांसपोज करो तो यह जेड माइनस सी और कैपिटल एक्स ऐसा है। अब आप देखो यहाँ वाई बाई जेड है, तो इस जेड को ये डिनोमिनेटर में तो यहाँ न्यूमरेटर में रखो, जिससे मल्टीप्लाई करने पर एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल में जो है वो हमको लाना नहीं है, उसको ये एलिमिनेट करना, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तब यहाँ से दिस इम्प्लाई जेड, यह जेड और बाई ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन एक्स, ऐसा गया। और ऐसे फ्रॉम थर्ड ये आया ए वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स बाई कैपिटल जेड इज इक्वल टू जीरो। इस जेड को फिर ट्रांसपोज करो, सेम पैटर्न तीनों में, ये वाई कैपिटल एक्स, और देखो यह ए तुम्हारा माइनस है और एक्स तुम्हारा प्लस है, इसलिए दूसरा तरफ ले जाओ, तभी आया हमारा एक्स माइनस ए वाई, ये बढ़ी, ये जेड इधर आएगा तो जीरो से प्रोडक्ट हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वैल्यू निकाला गया है यहाँ से वाई बाई जेड, ये वाई न्यूमरेटर में है। अब यहाँ से या एक्स देखो, एक्स तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, तो ये एक्स न्यूमरेटर में है, तो यहाँ से यह कैपिटल एक्स अपान कैपिटल वाई, ये वैल्यू आ गया एक्स माइनस ए और वाई वाई। अब आप क्या कर लो कि यह वाई बाई जेड, जेड बाई एक्स और एक्स बाई वाई तीनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो यह जेड न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर कैंसिल, ये आपका एक्स डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है कैंसिल, ये वाई डिनोमिनेटर में है और यहाँ न्यूमरेटर में है कैंसिल। तो मल्टीप्लाइंग एबव, ये देखो वाई बाई जेड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से इंटू जेड बाई एक्स, ये वैल्यू इंटू एक्स बाई वाई, यहाँ से वाई माइनस बी बाई जेड इंटू जेड माइनस सी बाई एक्स इंटू एक्स माइनस ए बाई वाई, ऐसा है। अब हमारा चूंकि इसमें कैपिटल में कोई वैल्यू नहीं है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये किया गया। अब आप देखो जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, ए हमको दे दिया यहाँ से वन, यह वन, और इसका प्रोडक्ट कर लो तो क्रम से लिखो, तो एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी और अपान एक्स वाई जेड। अब ये एक्स वाई जेड को इधर ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिल गया यह एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी इक्वल टू एक्स वाई जेड, और यही रिजल्ट आपको लाना था। यानी ये चीज कैसे आई, सेंट्रल एक्सिस में जब हमारा फोर्स में ही केवल रिड्यूस हुआ और जी cos थीटा या के जीरो हो गया तब ऐसा आ गया, और यही चीज हमको दिखानी थी। तो सेकंड पार्ट में देखो करना क्या है, जो ध्यान में रख करके, ये लिखा बहुत गया है लेकिन इसमें बहुत तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। करना ही है जो रेंच है उसका लाइन ऑफ एक्शन यदि सिंगल फोर्स में रिड्यूस्ड हो जाए तो इस पर लाइक करेगा, ये वर्क करना है। तो रेंच ही हमारा सेंट्रल एक्सिस का लाइन ऑफ एक्शन, यानी रेंज का जो लाइन ऑफ एक्शन है वही हमारा सेंट्रल एक्सिस है। तो सेंट्रल एक्सिस यदि सिंगल फोर्स उसके लाइन केवल रहे तब हमारा उसका लोकस जो होगा वो ये होगा या वो इस पे लाइक करेगा। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखो और उसकी वैल्यू पिच के इक्वल होता है, और पिच की वैल्यू जी कॉस थीटा बाई यानी के बाई आर, तो जी कॉस थीटा बाई आर। अब कॉस थीटा को एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इस फॉर्म में चेंज कर लो। तो जब फोर्स पूरा सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस्ड हो तो हम लोग कर चुके हैं कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू जीरो, यानी सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखा
और पिच की वैल्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड के फॉर्म में लिखो और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा तो जीरो हो गया। यानी सेंट्रल एक्सिस के जो ये तीनों पार्ट हैं वो जीरो के इक्विवेलेंट हो गया। यानी पहले को भी जीरो रखो, दूसरे को भी जीरो रखो, तीसरे को भी जीरो रखो। और पहले को जीरो रखो तो एक ही वर्क करना है कि यदि जो भी वैल्यू इसमें आता है, जो आपके फोर्स हैं जो कैपिटल में है, उसको एक साइड में से सबको एक साइड में। तो इसको एक साइड में करने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ y माइनस बी है कि b माइनस वाई है, तो y माइनस बी है इसलिए दूसरे साइड में किया और तब तीनों की वैल्यू निकालोगे, प्रोडक्ट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका